आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर एक जगह कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस सड़क से आने जाने वाले लोग भी रुककर उस भीड़ की तरफ जाने लगे थे। तभी एक एम्बुलेंस वहां आई। सारे लोग अपनी जगह से हट गए। 2 आदमी स्ट्रेचर के साथ एम्बुलेंस से नीचे उतरे। उन्हें सामने एक लाश दिखी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो सफेद कपड़ा खून से आधा लाल हो चुका था और धीरे धीरे बहते खून की धार से और लाल होता जा रहा था। फिर वो 2 आदमी उस लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अंकित लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे तो उनकी ड्यूटी रात की ही है, लेकिन केस ना आने के कारण वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वार्ड बॉय संजय उनके केबिन में आया। संजय कुछ डरा हुआ लग रहा था। वो अंकित को एक पेपर देते हुए बोला, सर, मुर्दा घर में एक डेड बॉडी आई है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ये उसके डिटेल्स हैं। यार संजय, जब भी मैं घर जाने वाला होता हूँ तभी ये केसेस क्यों आ जाते हैं? कभी कभी तो मुझे ये काम बोझ लगने लगता है। खैर, अब काम आ गया है तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप विकास को अपने साथ ले जाइए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है विकास भी अपने घर जा चुका होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले ही कर लूंगा। अंकित मुर्दा घर में जाने लगा। तभी संजय ने उसे रोका। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, वैसे तो मैं बहुत सालों से मुर्दों को देखता आया हूँ, लेकिन आज जो मुर्दा आया है वो कुछ अजीब है। जब मैं उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जा रहा था तो मैंने उसकी सांसों की आवाज सुनी, मानो वो सांस ले रहा हो। मुझे लगता है कि वो किसी आम इंसान की लाश नहीं है। आप संभाल के रहिएगा। अंकित संजय की बात सुनकर हंस पड़ा। संजय, तुम ये कहना चाहते हो कि वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि भूत है? अरे यार देखो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हमारे काम में अक्सर ऐसा होता है। संजय को अंकित की बात से तसल्ली हो गई और वो अपने घर चला गया। फिर अंकित मुर्दा घर में गया। वहाँ हर तरफ स्ट्रेचर पर लाशें थी। तभी अंकित की नजर उस लाश पर गई। उस लाश के ऊपर लाइट जल रही थी। अंकित उसके पास गया। उसने जैसे ही खून से लथपथ उस कपड़े को लाश में से हटाया, उस लाश को देखकर अंकित दंग रह गया। एक पल के लिए वो डर के मारे पीछे हट गया। वो एक लड़की की लाश थी। उसका सर उसके शरीर से उल्टी तरफ घुमा हुआ था। चेहरे पर चोट के इतने निशान थे कि कोई उसकी शक्ल पहचान ना सके। हाथ और पैर मुड़े हुए और अकड़े हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह खुली हुई, मानो वो ऊपर की तरफ किसी को घूरे जा रही हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंकित ने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और उस लाश की तरफ वापस आ गया। उसने नाइफ उठाई और जैसे ही वो उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगा, तभी उसे कुछ कड़कड़ की आवाज आई, मानो किसी की हड्डियां कड़कड़ा रही हो। अंकित की नजर लाश के हाथ पर गई। उस लाश का मुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। अंकित तुरंत वहाँ से पीछे हट गया। उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई भ्रम। फिर अचानक उस लाश का अकड़ा हुआ शरीर सीधा होने लगा। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसका उल्टा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह सीधा हो गया। उस वक्त वो लड़की किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो उठकर बैठ गई और अंकित को देखकर हंसने लगी। डर के मारे अंकित का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अंकित अपनी पूरी तेजी के साथ बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगा। वो लड़की भी अपने दोनों हाथ पैर के बल दौड़ती हुई किसी भेड़िए की तरह अंकित का शिकार करने उसके पीछे भागी, लेकिन अंकित उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसने अंकित पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने धारदार दांत बाहर निकाले और अंकित की गर्दन पर पीछे घुसा दिया। अंकित दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। उसका खून पूरे कॉरिडोर में पानी की तरह बह रहा था। इतने में एक डॉक्टर के साथ 2 गार्ड्स वहां आए। उन्होंने उस लड़की को दोनों हाथ से पकड़कर अंकित से दूर कर दिया। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगी।
इतने में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अंकित जिंदा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। सुबह अंकित को होश आया। उसके गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बेड से उठकर डॉक्टर के केबिन में गया। राजीव, अब वो लड़की कहाँ है? अंकित, तुम उठ क्यों गए? देखो, तुम्हारा घाव अभी बहुत गहरा है, तुम जाकर आराम करो। राजीव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है? अंकित, हमने उस लड़की को आईसीयू में रखा है। वो होश में आने के बाद बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उसके हाथ पैर बेड पर रस्सियों से बांध दिए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि वो अभी भी जिंदा है। राजीव, उसे इसी वक्त मार डालो, क्योंकि वो कोई पेशेंट नहीं है, वो एक मुर्दा है जो अब जिंदा हो गई है। वो एक चुड़ैल है, उसे खत्म कर दो। अंकित, तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। न जाने कौन बेवकूफ उसे लाश समझकर मुर्दा घर में ले गया था। राजीव ने अंकित की बातों पर यकीन नहीं किया। अंकित वहाँ से चला गया। तभी संजय अंकित के पास आया। सर, मैं जानता हूँ कि यहाँ कोई भी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक चुड़ैल ही है। लेकिन संजय, अब हम क्या करें? अगर वो चुड़ैल यहाँ रही तो वो और लोगों की भी जान ले सकती है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। सर, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। अगर हम रात के समय उन्हें यहाँ बुलाएं तो वो उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर सकते हैं। ठीक है संजय, रात में सभी लोगों के जाने के बाद तुम उस बाबा को यहाँ ले आओ। संजय वहाँ से चला गया। आधी रात हो गई। संजय और अंकित तांत्रिक बाबा के साथ उस लड़की के कमरे में थे। वो लड़की बेहोश थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोनों के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये लड़की कोई शैतान नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर है। इसका शरीर एक शैतानी आत्मा के कब्जे में है। उस शैतान ने इसे मार डाला है, लेकिन इसके शरीर को उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। जल्दी करो, जल्दी इसकी रस्सियां कसकर बांध दो। अंकित ने चारों तरफ घूमकर रस्सी को और अच्छे से कस दिया। फिर तांत्रिक ने एक तावीज निकाली और अपनी मुट्ठी में दबाकर अपना हाथ उस लड़की की तरफ आगे करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इतने में राजीव वहाँ आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? अंकित, ये क्या पागलपन है? तुम इन अंधविश्वास के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये एक मेंटल केस है। ये लड़की पागल है। हम इसकी हालत ठीक होने के बाद इसे पागल खाने भेजने वाले हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजीव ने ये बात बोली ही थी कि तभी तांत्रिक ने वो तावीज उस लड़की के माथे पर रख दिया। उस लड़की पर तो जैसे तुरंत शैतान हावी हो गया। वो जोर जोर से चीख पड़ी और अपनी रस्सियों को तोड़ते हुए हवा में ऊपर तक उठ गई। उसे देखकर राजीव की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तांत्रिक भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी कमंडल से भभूत निकालकर उस आत्मा पर छिड़का। वो आत्मा एकदम से शांत हो गई। तभी अचानक वो उठकर तांत्रिक पर झपट पड़ी और अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डर के मारे उन तीनों की हालत खराब हो गई। वो भागने की कोशिश करते इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की लाइट चली गई। संजय ने जल्दी अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। वो रोशनी को चारों तरफ घुमाकर आत्मा को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर ऊपर से खून की एक बूंद संजय के चेहरे पर गिरी। संजय ने फ्लैश ऊपर किया। वो आत्मा ऊपर छत से लटकी हुई थी। उसने ऊपर से संजय पर हमला कर दिया। उसके बाद पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और उन तीनों की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस शैतानी आत्मा ने तीनों का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गई।